हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करंट अफेयर में रीड आउट करेंगे जो फरवरी माह के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है JCPOA एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड ऑन विच ईयर। ठीक है, तो ये JCPOA एग्रीमेंट जो हुआ था, जिसकी फुल फॉर्म है जो जॉइंट कंप्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, ये समझौता कब प्रभावी हुआ था? तो ये 2015 में इसको, जब बराक ओबामा जी राष्ट्रपति थे, उस दौरान ये एग्रीमेंट किया गया था। और उस दौरान जो बाइडेन जो थे उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। उसके बाद 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई, ट्रंप जब आए 2017 में, तो 2018 में ये इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। अब फिर से दोबारा जो बाइडेन जैसे ही राष्ट्रपति बने हुए, तो उनने इसको प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए बात कर रही है। ये यहाँ पर आप रीड आउट भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सहयोग समिति परियोजना की अनुमति लेने के लिए ईरान की प्रतिबंधों से छूट को बहाल कर दिया, क्योंकि तेहरान जो है ये ईरान की राजधानी है। तेहरान के साथ 2015 के राष्ट्रीय परमाणु समझौते को पुनर्जीवित कर अप्रत्यक्ष अमेरिकी ईरानी वार्ता अंतिम चरण में प्रवेश करती है। छूट ने रूसी, चीनी, यूरोपीय कंपनियों को प्रसार कार्य करने की अनुमति दी थी, ताकि हथियारों के छूट के विकास के लिए ईरानी परमाणु साइटों का उपयोग करना मुश्किल हो सके। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत 2019-2020 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा छूट को रद्द कर दिया गया था, जिन्होंने परमाणु समझौते से हाथ खींच लिए थे। तो इनने जो है उस टाइम समझौते को रद्द किया हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो अभी दोबारा फिर से जो बाइडेन राष्ट्रपति जब अब बने हुए हैं, पहले वो उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। तो जब बराक ओबामा जी राष्ट्रपति होते थे, तो उस दौरान उन्होंने ये मिशन जो था, ईरान जो था न्यूक्लियर एनर्जी यूज करना चाहता था। न्यूक्लियर एनर्जी से डोनाल्ड ट्रंप जी को लगता था कि कहीं ये एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब ना तैयार कर ले। ठीक है, तो इसलिए इन्हें इसको समझौते को एक तरह से मना किया था। इसके साथ साथ जो दूसरे भी हमारे 5 जो कंट्रीज आती है, जैसे US हो गया, अमेरिका हो गया, UK आ गया, फ्रांस आ गया, और रूस आ गया, और चीन आ गया, और प्लस ये 5 जो परमानेंट कंट्रीज, और एक जो जर्मनी है। ठीक है, तो ये भी इनने भी रूस जैसे ही अमेरिका ने अपने आप को इससे पीछे किया था, तो इनने भी ईरान के साथ समझौता जो थे, ईरान के साथ जो ट्रेड होता था, जो इनका व्यापार होता था, तो उससे अपने आप को पीछे कर दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका, ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। हाल ही में अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सहयोग परियोजना की अनुमति देने के लिए ईरान की प्रतिबंधों में छूट बहाल कर दी है। तो ये प्रतिबंध जो लगाए गए थे डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से उनके कार्यकाल में, अभी जो बाइडेन जी ने दोबारा से फिर बात इस पर की हुई थी। तो अभी ऑस्ट्रिया की जो राजधानी वियना जो है, तो वहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। मध्यस्थता का काम जो कर रहा है वियना, यहाँ पर बात की जा रही है। बाकी इसका ऑफिशियल अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि इस तरह से कोई वार्ता की गई है। वार्ता के दौरान इस तरह से समझौतों के ऊपर बहाली कर दी गई, ऐसा भी प्रॉपर डिसाइड नहीं हुआ है। नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन अब बन रहा है, अमेरिका ने ताइवान मिसाइल उन्नयन के लिए कितने मिलियन डॉलर की बिक्री मंजूर की है? तो ये $100 जो है, $100 मिलियन की बिक्री जो है, ये पेंटागन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन के द्वारा दावा किए गए स्वशासित द्वीप द्वारा उपयोग की जाने वाली पेट्रिट मिसाइल रक्षण प्रणाली को निरंतर बनाए रखने और सुधारने के लिए तो ताइवान को उपकरण और सेवाओं को संभावित
$100 मिलियन बिक्री की मंजूरी दी है। अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने के एक बयान ने सोमवार को कहा कि उसने बिक्री के लिए राज्य विभाग की मंजूरी के लिए कांग्रेस को सूचित करने के लिए आवश्यक प्रमाणीकरण दिया था, जिसे वाशिंगटन में ताइवान के वास्तविक दूतावास द्वारा अनुरोध किया गया था। तो ये सारी की सारी इससे रिलेटेड न्यूज़ आपकी आ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अमेरिकी सरकार ने हाल ही में ताइवान पेट्रोलियट मिसाइल रक्षा प्रणाली को बनाए रखने और सुधारने के लिए $100 मिलियन उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दी है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता की हमें आज़ादी देता है। इसके हिसाब से अभी एक्चुअली में ये मुद्दा क्यों चरम पर, अभी कर्नाटक में जो केस किस्सा चल रहा है, जिसको देखते हुए ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर छात्रों द्वारा जो हिजाब पहनने पर विवाद कर्नाटक के राज्यों की सीमाओं को पार कर गया है और आज भाजपा शासित मध्य प्रदेश और पुडुचेरी में सामने आया। कर्नाटक उच्च न्यायालय के रूम में हैंड्सकॉर्प के पक्ष में 5 महिला छात्रों द्वारा अपील के जवाब में शांति की अपील की। मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने अनुशासन और समान ड्रेस कोड के रूप में के पक्ष में फैसला सुनाया। तो मतलब यानी कि अभी दूसरे कर्नाटक के साथ साथ दूसरे जो स्टेट है वहाँ पर भी इस तरह के जो हिजाब को लेकर के मुद्दा जो चरमरा रहा है, अभी वहाँ पर भी मतलब ये केस जो है आगे बढ़ रहे। पुडुचेरी अधिकारियों ने अरियानकुंप में एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक से कक्षा में हेडस्कार्फ पर आपत्ति जताने पर वाले एक शिक्षक के आरोपों की जांच करने को कहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने छात्रों द्वारा हिजाब पहनने को लेकर राज्य व्यापी विवाद के लिए राज्य के सभी स्कूल और कॉलेजों को अगले 3 दिन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 दिन के लिए स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। इस वजह से विवाद पिछले महीने उस समय शुरू होता जब उडुपी के एक कॉलेज में छात्रों ने कहा था कि उन्हें हेड स्कार्फ पहनने पर जोर देने के लिए कक्षाओं से रोक दिया गया था। तो यहाँ पर 6 जो गर्ल्स स्टूडेंट्स थी तो उनको हेड स्कार्फ जो आप मुस्लिम समुदाय में सर के ऊपर जो स्कार्फ पहना जाता है तो वहाँ उसको पहनने से मना कर दिया गया था। तो अभी ऐसा हो गया कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम सा हो गया हुआ। तो बाकी दूसरा जो है अभी कर्नाटक के अंदर दूसरे जो बच्चे हैं तो वो भगवा जो है कलर का अपने कंधे के ऊपर, आप ये समझ सकते हैं कि वो पीले कलर का जो है वो दूसरा कपड़ा यूज कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा रूप ले रहा है। इसमें आप नेक्स्ट ये देख सकते हैं, यहाँ पर कर्नाटक के कई हिस्सों में हिजाब विवाद तेज होने के कारण राज्य सरकार ने मंगलवार को अगले 3 दिनों के लिए हाई स्कूल और कॉलेज बंद करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने घोषणा की कि सरकार हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव किया है? तो ये वित्त मंत्री ने ये अनाउंसमेंट की हुई है। हाल ही में वित्त मंत्री 2022 के बजट में घोषणा की सरकार हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने के प्रस्ताव करती है। आय को सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में लगाया जाएगा जो अर्थव्यवस्था के कार्बन तीव्रता को कम करने में, जिससे कार्बन जो होगा वो आप इसमें ये ज़्यादा कार्बन तैयार ना हो उसमें मदद करेगा। ये घोषणा 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। तो जो भारत जो प्लान कर रहा है आगे के लिए उसके सोचते हुए ये प्लान ये जो है एग्रीमेंट किया गया या अनाउंसमेंट कर दी गई है। हाल ही में वित्त मंत्री ने 2022 के बजट में घोषणा की है कि सरकार ग्रीन बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने के प्रस्ताव कर रही है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस देश के विदेश मंत्री चुंग योंग ने विदेश मंत्री जयशंकर, जो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर को फ़ोन कर हुंडई कंपनी के ट्वीट के कारण माफ़ी मांगी है? तो ये साउथ कोरिया की, आपको पता है साउथ कोरिया जो है हुंडई कंपनी का हेडक्वार्टर है, तो वहाँ से साउथ कोरिया से भारत विदेश मंत्री को कॉल करके उनने अब जो ट्वीट किया हुआ था, जिसमें वो पाकिस्तान पीओके का जो पीओके को लेकर के उनने जो समर्थन किया हुआ था उसको लेकर के अब हुंडई के बाद जो है KFC और पिज़्ज़ा हट ने कश्मीर के पोस्ट पर माफ़ी मांगी है। तो इनने भी जो अमेरिका के KFC और पिज़्ज़ा हट जो है, तो इनने भी अभी भारत में इतने सारे इतने सारे यहाँ पर कस्टमर होने के कारण जो है इनने इसको माफ़ी मांगी है। इस कारण इनने भी मतलब जो पीओके को लेकर के अभी समर्थन किया हुआ था उसको लेकर के अभी KFC और पिज़्ज़ा हट वालों ने भी पोस्ट की है, माफ़ी मांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश ने मिस्र को हराकर अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2022 का खिताब अपने नाम किया हुआ? तो ये सेनेगल है। सेनेगल देश ने, ये आप रीड आउट कर सकते हैं। सेनेगल ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप में मिस्र को हराकर पहली बार कैमरून के यार्ड के ओलंबे स्टेडियम में ये आप महाद्वीप चैंपियनशिप जीती है। सदी ये 7 बार के विजेता मिस्र पर 4-2 के पेनल्टी शूट आउट जीत के बाद पहली बार अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस खिताब का दावा किया। फाइनल अतिरिक्त समय के लिए वो 0-0 से समाप्त हुआ। ये आपका, ये देख सकते हैं आप, अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 ने सेनेगल ने मिस्र को हराया। ये सेनेगल की टीम, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने CMD पोस्को 2022 के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला? तो SR नरसिम्हा जो है, इन्होंने नए CMD के रूप में प्रभार संभाला हुआ है। तो CMD नरसिम्हा के बारे में निदेशक ने पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे POSCO के नाम से पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के पद और प्रबंधक निदेशक CMD, ठीक है, ये चीफ एंड मैनेजमेंट डायरेक्टर जो रहेंगे के पद पर अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया हुआ 1 फरवरी 2022 नई दिल्ली में। उनके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बैचलर डिग्री और फाइनेंस के मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब यानी कि नई ये इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी। भेल के साथ प्रारंभिक कार्यकाल के लिए CEA पावर ग्रिड और मुसाको में फैले पावर सिस्टम ऑपरेशन में उनके पास 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी अनुभव भी है ये। तो ऊपर से ये इनने बैचलर डिग्री करके रखी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो नेक्स्ट रीड आउट करेंगे हम, ये आप देख सकते हैं SR नरसिम्हा की पिक, POSCO 2022 के रूप में इन्हें अतिरिक्त प्रभार संभाला गया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम किस मंत्रालय द्वारा पावरथॉन 2022 हाल ही में लॉन्च किया गया हुआ है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये अनाउंसमेंट की है, ये आप रीड आउट कर सकते हैं।
जुलाई 2022 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने डिस्कॉम, निजी क्षेत्र के डिस्कॉम को छोड़ करके, मतलब ये सरकारी उसमें परिचालन क्षमता, वित्तीय स्थिरता के सुधार के लिए इसे मंजूरी दी थी। ये डिस्कॉम बिजली वितरण कंपनियों की आपूर्ति के जो डिस्कॉम जो हुआ है, ये जो आपको बिजली डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है कि आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सशर्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एकीकृत इंटीग्रेटेड बिजली जो आपका इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जैसे सभी मौजूदा बिजली क्षेत्र सुधार योजनाओं को इस अम्ब्रेला कार्यक्रम में मिला दिया जाएगा, ठीक है। ये योजना 2025-26 तक उपलब्ध रहेगी। ये आपका एकीकृत बिजली विकास योजना एक सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी योजना है और RDSM के प्रमुख उद्देश्य AT&C के नुकसान को 12 से 15% तक कम करना। ये आप कहीं ना कहीं जैसे बिजली चोरी जो होती है बिजली उसके रिलेटेड ये सारा का सारा मिशन है इनका। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप रीड आउट करें, ये बिजली वितरण के जटिल समस्याओं को हल करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधान खोजने के लिए RDMS के तहत एक हैकाथॉन प्रतियोगिता है। हैकाथॉन में स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों, उपकरण निर्माताओं, राज्य बिजली उपयोगिताओं और अन्य बिजली संस्थाओं की भागीदारी दिखाई देगी। हैकाथॉन के 9 विषय, ये 9 टॉपिक क्या क्या है? मांग और भार पुनर्नुमान, AT&C, उसके अलावा हानि में कमी, ऊर्जा चोरी का पता लगाना, TD, और विफलता की भविष्यवाणी, संपत्ति निरीक्षण, वनस्पति प्रबंधन, उपभोक्ता अनुभव वृद्धि, नवीनीकरण, ऊर्जा एकीकरण और बिजली खरीद अनुकूलन। ये सारे के सारे टॉपिक आपको इसको PDF जो है आपको मिल जाएगी इसकी। तो उसके लिए आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल रहेगा संजय शर्मा ऑलराउंडर करके, इसी नाम से, जिस नाम से मेरा YouTube चैनल है, तो आप उस पर सर्च कर लेना, ठीक है। तो टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अभी मैं इसको थोड़ा फास्टली इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो जो है वो छोटा बने, ठीक है। नेक्स्ट ये शो कर रहा है यहीं पर, हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने पावरथन 2022 लॉन्च किया है, ये इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी जो है इसका यूज किया जाए पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस मिशन का शुभारंभ हाल ही में किया हुआ है? हमारे केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अभी बजट के सत्र के दौरान अभी 4.0 गहन मिशन, ये आपका गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 4.0 का शुभारंभ किया हुआ है। अब यहाँ पर इसके तहत क्या हो रहा है? भारत विश्व स्तर पर सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है जिसमें 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ बच्चों को सालाना सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से कवर किया जाता है। IMI 4.0 के तहत के 3 राउंड होंगे और 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 416 जिलों में आयोजित किया जाएगा। इसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए चिन्हित 75 जिले भी शामिल हैं। इस अवसर पर EMI 4.0 पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मनसुख मंडाविया को, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। इन्हें 7 फरवरी 2022 को ये इंद्रधनुष 4.0 की शुभारंभ किया हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया हुआ है? तो इनने जो अभियान शुरू किया हुआ है ऑपरेशन आहट, ठीक है। कि रेलवे में होता मोस्टली चोरी चकारी का डर रहता है, तो वहाँ पर इनने ये ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। ऑपरेशन आहट जो है ये
आहट AAHT ऐसे करके के हिस्से के रूप में लंबी दूरी की सभी ट्रेनों मार्गों पर विशेष टीमों को तैनात किया जाएगा, जो पीड़ितों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करों के चंगुल से बचाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब मोस्टली क्या होता है कि किसी का पर्स वगैरह चोरी हो जाता है, या फिर रेलवे में बच्चों का भी कोई चीज़ें गायब हो सकती है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये ऑपरेशन आहट चलाया हुआ है। रेलवे जो प्रतिदिन देश भर में 21,000 ट्रेनों का संचालन करता है, उन तस्करों के लिए परिवहन का सबसे विश्वसनीय साधन है, जो अक्सर अपने पीड़ितों की लंबी दूरी की ट्रेनों में ले जाते हैं। ऑपरेशन आहट के हिस्से के रूप में बल के बुनियादी ढांचे और खुफिया नेटवर्क का उपयोग पीड़ित स्रोत मार्ग, गंतव्य, संदिग्ध तथा उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय ट्रेनों, वाहकों, एजेंटों की पहचान, किंगपन आदि का सुराग एकत्र करने, मिलान करने और विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है। अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है। ये सारी की सारी इस चीज़ के बारे में आपको ऑपरेशन आहट के बारे में जानकारी ये आप देख सकते हैं। इसमें ऑपरेशन आहट का छोटा सा पिक। रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया हुआ। तो आप चित्र के माध्यम से थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा, हाल ही में किस टीम ने AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 में फुटबॉल टूर्नामेंट जीता? तो ये चीन ने जीता हुआ। ठीक है, तो चीन PR पीपल्स रिपब्लिक ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर AFC जो आपका अफ्रीका का फुटबॉल में महिला एशियाई कप भारत 2022 का फाइनल खिताब नवी मुंबई में पाटिल स्टेडियम में जो अभी हुआ था, ये चीन द्वारा जीता गया, जिसमें रिकॉर्ड 9वां AFC महिला एशियाई कप खिताब है। तो चीन ने ये 9वीं बार इसको जीता हुआ। भारत 20 जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक फुटबॉल AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 के 20वें संस्करण की मेज़बानी कर रहा था। अभी जो हाल ही में 2022 में तो भारत के अभी जो फाइनल मैच हुआ था मुंबई के पाटिल स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, चीन अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले 2023 फीफा महिला जो विश्व कप है उसके लिए क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये आप रीड आउट कर सकते हैं। ये दिखाया गया है चीन का AFC महिला एशियाई कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है, उसका मोमेंट है एक छोटा सा जो दिखाया गया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में कि कौन JNU की पहली महिला कुलपति बनी हुई है? तो ये पहली महिला जो है वाइस चांसलर जो बनी हुई है, ये शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित जो है वो अभी बने हुए नए वाइस चांसलर JNU के। तो शिक्षा मंत्रालय MOU ने शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU का नया कुलपति नियुक्त किया हुआ। ये JNU की पहली महिला कुलपति है, वाइस चांसलर है। 59 साल की जो पंडित का 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया। ये इनको 5 साल के लिए JNU के वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया हुआ। पंडित M जगदीश कुमार की जगह लेंगे, जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी इन्हें जो है UGC का अध्यक्ष चुना गया हुआ है पंडित M जगदीश कुमार को। अभी परसों के न्यूज़ में मैंने इसमें भी शेयर किया हुआ था इससे पहले वाले में। तो इस नियुक्त से पहले पंडित महाराष्ट्र ने सब
सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यरत थे। तो इससे पहले जो आपके शांतिश्री धुलपुड़ी पंडित जो थे, ठीक है, जो महिला है, ठीक है, तो वो आपका फुले विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यरत कर थे। ये आप शांतिपुरी धुलीपड़ी पंडित JNU की पहली महिला कुलपति बनी है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट आप, ये रहा मेरा फेसबुक प्रोफाइल या फ्रंट पेज आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो और साथ ही साथ ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम पर आप मेरा PDF जो है वो आप वहाँ से शेयर कर सकते हो। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, ये जो वीडियो में मैंने बनाई हुई है तो उसकी PDF मिल जाएगी। फेसबुक के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य / केंद्र शासित प्रदेश अव्वल रहा है? तो विच स्टेट टॉप्ड इन इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021? तो जम्मू और कश्मीर जो है वो आपका अव्वल रहा हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में आप रीड आउट कर सकते हैं। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 हाल ही में राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश ने 13 मीडिया हाउस और अखबारों को निशाना बनाया गया। 108 पत्रकारों पर हमला किया गया और 6 पत्रकार मारे गए। ये सारे के सारे आपका टोटल बता रहा है। जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के त्रिपुरा उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर है जहां 2021 के पत्रकार और मीडिया घरानों को निशाना किया गया था। तो यहाँ करीब जो JNK में थे वो 25 रिपोर्टर्स जो थे इनके ऊपर जो है हमला किया गया था। तो ये इसमें भारतीय प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में जम्मू कश्मीर अव्वल, ये शो कर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन मुकेश अंबानी को पछाड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं? तो गौतम अडानी जो है वो आपके हु हैज रिसेंटली बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया सरपासिंग मुकेश अंबानी। तो अभी गौतम अडानी जो है वो आपके सबसे रिचेस्ट पर्सन बने हुए। भारतीय अरबपति गौतम अडानी, जिन्होंने छोटे कमोडिटी ट्रेडिंग व्यवसाय को बंदरगाहों, खानों और हरित ऊर्जा तक फैले एक समूह में बदल दिया है, अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। ब्लूमबर्ग ये इनने सारे के सारे जानकारी की हुई है। 59 वर्षीय मुगल की कुल संपत्ति सोमवार को ये $88.5 बिलियन तक पहुंच गई, जो साथी देशवासी मतलब भारत के अपने साथी जो है मुकेश अंबानी 87.9 बिलियन को ग्रहण करते हैं, मतलब उनसे जो है वो आगे उनकी संपत्ति जो बढ़ रही है। अपनी निजी संपत्ति को लेकर $12 अरब की छलांग के साथ अडानी इस साल दुनिया के सबसे बड़े धन संपदा वाले हैं। तो ये अभी 8% टॉप पर है एशिया के। तो नेक्स्ट आप रीड आउट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मुकेश अंबानी इस साइड, ये गौतम अडानी, ठीक है। तो गौतम अडानी को पछाड़ गौतम अडानी मुकेश अंबानी को पछाड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने, ठीक है। तो ये न्यूज में लास्ट अंतिम क्वेश्चन हम उठा रहे हैं यहाँ पर आज का, वह हाल ही में किसने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है आपका के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो डॉक्टर S उन्नीकृष्ण नेर जो है इन्होंने अभी पदभार संभाला हुआ हाल ही में VSSC का। डॉक्टर S उन्नीकृष्ण नैयर के बारे में को VSSC का नए पदभार के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह MS सोमनाथ की जगह लेंगे, जिन्होंने
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। अब वो इसरो में काम, उनको इसरो में इसरो का प्रेसिडेंट या अध्यक्ष बना दिया गया हुआ है। तो अभी वहाँ उनकी जगह पर उन्नी कृष्ण नैयर जो है वर्तमान में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के निदेशक है, वो चार्ज भी संभालेंगे। कोठन्नूलर अब ये वहाँ पर भी काम करेंगे, जो आपके मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के निदेशक जहाँ जो है, ठीक है। तो ये कोटयम के मूल निवासी उन्नी कृष्ण नैयर केरल विश्वविद्यालय के बीटेक, मतलब इनकी ये क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। IISc बेंगलोर से ME किया हुआ है, IIT मद्रास से पढ़े हुए, चेन्नई से PhD ने की हुई है, ठीक है। ये आगे आप इनके बारे में पता कि कहाँ कहाँ किस किस पद पर ये रहे हुए हैं, ठीक है। तो ये आप PDF के थ्रू रीड आउट कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं डॉक्टर उन्नी कृष्ण नैयर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे भी जो है इस तरह की वीडियो हम बनाते रहेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग।